हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका प्रेप आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम हर बार करते हैं, द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस 24 जुलाई 2022 के न्यूज़पेपर का भी हम एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पहला है फॉर्च्यून्स ऑफ खादी वर्कर्स। इसमें खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन का रोल हम डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अभी फ्लैग को 2002 में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, उससे कर्नाटका के खादी वर्कर्स को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये नेशनल न्यूज़ है, फ्रंट पेज पे आई है। दूसरा, रिवाइज रूल्स एंड नीड ऑफ एटीसीए एयर ट्रैफिक कंट्रोल वर्कर्स। इसकी ज़रूरत है हमें, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको पता है कि एक योजना निकाली है उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत 425 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। पर बढ़ते एयर ट्रैफिक के साथ साथ एयर ट्रैफिक को मैनेज करने वाली जो अथॉरिटी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि डीजीसीए के अंडर आता है, उसके हमारे जो वर्कर्स हैं वो बहुत कम है करेंटली, तो उसको हमें इंक्रीज करना है। तीसरा, मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी की तरह डिक्लेयर कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने। ये जो मंकी पॉक्स है, ये 72 कंट्रीज में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका नाम बेसिकली मंकी पॉक्स क्यों पड़ा, ये एक अपने आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें डिस्कस करना है, तो हम उसको देख लेंगे। अगेन ये GS2 GS.3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक दोस्तों, समनिंग ऑफ बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल बहुत ज्यादा पॉलिटिकली न्यूज में है, क्योंकि उसने कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको समन किया है, बैक एंड अगेन कर रहा है। तो क्या होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर का फंक्शन, किस एक्ट के अंडर काम करता है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम GS2 के अंदर समझेंगे। पांचवा, जो कोविन फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरे देशों के लिए। गुआना जैसे देश ने हमसे बात भी करी है, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज हमारे पास आ भी रही हैं कि उनको कोविन ऐप चाहिए। इंडिया ने अभी पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है वैक्सीनेशन का, और हर पर्सन के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी है। तो कोविन ये जो है एक ऐसा ऐप है जो कि अलाउ करता है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, एक ओपन पोर्ट, मतलब सोर्स है, इसका ओपन सोर्स कोड पे बनाया गया है। कोई भी चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन दे सकता है, उसके हिसाब से इस ऐप के यूजेज में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो कोविन को फ्री कर दिया है अदर कंट्रीज के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। राइज एंड फॉल ऑफ कॉलेरा, जो कि एक बैक्टीरियम से होती है, और वेस्ट वाटर सर्वेलेंस से टाटा इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से ये बताया, हॉटस्पॉट्स डिटरमाइन किए थे कोविड के। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये एक्सप्लेन पार्ट में आए हैं, इनको हमें रीड करना रहेगा, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़पेपर में। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं डायरेक्टली न्यूज़पेपर से। जहां कहीं भी इंपॉर्टेंट होगा वहां पे हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। दोस्तों, ये है आज का हमारा न्यूज़पेपर। संडे का पेपर है। अक्सर आपने देखा है संडे का पेपर इसी तरीके का दिखता है। और ये दिल्ली का एडिशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपने पहला जो कवर पढ़ा है, वो है ईडी ने बंगाल के मिनिस्टर को जॉब स्कैम में अरेस्ट कर लिया है। ये जॉब स्कैम बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं पार्था चैटर्जी जी। इनको रिक्रूटमेंट में, वेस्ट बंगाल की स्कूल सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में इन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज की हैं, जो कि हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नज़र में आ गई। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको अपनी कस्टडी में ले लिया है, ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्होंने जो एसेट सीज किए हैं, वो 20 करोड़ तक के एसेट सीज किए हैं। और बाकी जो वेस्ट बंगाल में अगेन यही कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज कर रही है पॉलिटिकल राइवल्स को चैलेंज करने के लिए, उनको उनकी आवाज दबाने के लिए। इस तरह की बातें हमें अक्सर सुनाई दे जाती हैं जब हम न्यूज़ चैनल्स या ऐसी चीज़ें देखते हैं। बट इनमें कितना वेटेज है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद आप फ्लैगिंग फॉर्च्यून्स ऑफ खादी फ्लैग मेकर में ज़रा आप ध्यान से पढ़िए, आपको दिखाई देगा कि पॉलिस्टर फ्लैग्स जो हैं, पॉलिस्टर फ्लैग्स, वो भी अलाउ कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। इसमें हुआ क्या है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं, 75 ईयर्स होने वाले हैं हमको। और जो भारत का जो झंडा बनता था, जो भी उस सेलिब्रेशन में रेड फोर्ट में दिया जाता था, वो कर्नाटका के एक खादी ग्रामोदय संयुक्त संघ द्वारा बनाया जाता था।
कर्नाटका के खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के द्वारा बनाया जाता था। हर साल वो 2.5 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट का झंडा है, ट्राई कलर है, वो डिस्पैच करता था संयुक्त संघ। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ऑर्डर सिर्फ 101.2 करोड़ का इनको मिला है, और इन्होंने जो स्टॉक पाइल कर लिए थे, यानी खादी के जो कपड़े इन्होंने अपने पास रख लिए थे, वो 5 करोड़ तक के इकट्ठा कर लिए थे। अब सरकार ने क्या किया इस बार, देखो, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002 का, वो ये कहता है कि भारत का झंडा सिर्फ खादी कपड़े में बनेगा। लेकिन सरकार ने उसको बदल के पॉलिस्टर फ्लैग्स भी अलाउ कर दिए हैं। इससे ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, इसको बहुत बुरा असर पड़ा है। अब इससे असर पड़ने से क्या प्रॉब्लम है, इससे असर पड़ने से ये प्रॉब्लम है कि भाई ऐसी संस्थाओं में काम करने वाली अधिक का अधिक लोकल लेवल पे महिलाएं होती हैं, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हो। अब इसकी वजह से करीब करीब 40-50 परिवार जो हैं वो भूखे हो जाएंगे। अब इसमें जो मांग मांग की गई है वो यही की गई है कि इस अमेंडमेंट को, जिसमें कि पॉलिस्टर फ्लैग्स अलाउ किए गए हैं, उसको हटा देना चाहिए। राइट। अच्छा, इनको क्यों लग रहा था, खादी ग्राम उद्योग को क्यों लग रहा था कि इस बार बहुत ज्यादा झंडे का टारगेट आने वाला है, क्यों इन्होंने 5 करोड़ का स्टॉक पाइल किया? क्योंकि इनको लगा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार हर घर तिरंगा नाम की कैंपेन चालू करी, जिसमें अगस्त 13 से अगस्त 15 तक कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ट्राई कलर को हॉइस्ट कर सकता है। और दूसरी बात, खास बात यह है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और नेशनल फ्लैग कोड को अगर हम मिला दें, तो इसमें 9 तरीके के फ्लैग के डिजाइन हैं जो कि अलाउड होते हैं, जो कि ये ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग कर्नाटका का संयुक्त संघ बड़ा केपेबल था बनाने में, बट अल्टीमेटली क्या हुआ है, उसको अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें हमें खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये आज के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे जो लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी बात करता है पॉवर्टी इराडिकेशन की, पार्टिसिपेशन ऑफ विलेज की, प्रमोशन ऑफ खादी की, तो उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए हैं। अच्छा, ये वाला न्यूज़ देखिए। ये है कि अगेंस्ट इलीगल माइनिंग में जिसने जो सीयर था, जो पर्सन था, उसने उसने आत्महत्या कर ली है। और आत्महत्या का अटेम्प्ट किया उसने, 80% बर्न इंजरी के साथ उसको दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में लेके आए, और ही डाइड। अब ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वो प्रॉब्लम यहाँ पे बोल्ड में हाईलाइटेड है, जिसमें कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अश्योर किया था क्या, कि जो एरिया है जहाँ पे माइनिंग हो रही है, वहां पे उस एरिया को बेसिकली फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 662.25 हेक्टेयर का जो लैंड है सिकरी तहसील में राजस्थान में, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर देगा, फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर कर देगा। अच्छा, फॉरेस्ट एरिया की तरह डिक्लेयर कर देता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, ठीक है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल एक्ट 2006 का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहता है कि जब फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, कौन नहीं यूज कर सकता, डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं यूज कर सकती है। और जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो ऐसे लोगों को अधिकार देता है जो जंगलों में रहते हैं। इसमें ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी आते हैं, इसमें ट्राइबल पीपल भी आते हैं। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर इनको क्या कहा जाता है कि आपका स्टैट्यूटरी राइट है एक तरीके से, कि आप उस जंगल पर निर्भर हो। अच्छा, जंगल वंगल काट देंगे बहुत ज्यादा, तो ट्राइबल लोग जो होते हैं उनकी पूरी इकोनॉमी जंगल से चलती है, तो इफेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनिंग करने के लिए डेफिनेटली जंगल काटने काटने पड़ते हैं। और इसमें भी माइनिंग कैसी की जा रही है, स्टोन माइनिंग की जा रही थी, स्टोन माइनिंग की जा रही थी। तो उसका प्रोटेस्ट किया भाई साहब ने, अब नहीं मानी सरकार, नहीं आया ऐसा कुछ दिन में, फॉरेस्ट एरिया नहीं डिक्लेयर किया गया, माइनिंग स्टार्ट होने लगी होगी। तो ऐसा कहा गया है, बीजेपी के एमपी ने कहा है, भरतपुर के रंजिता कोहली ने, कि ये जो दास व्यक्ति है ये माइनिंग माफिया के दबदबे में आ गया। माइनिंग माफिया जो वहाँ पे खुले आम तरीके से माइनिंग कर रहे हैं, राज्य सरकार कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये एक प्रोविजन है हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया का, फॉरेस्ट के ऊपर लेजिस्लेशंस भी हैं। पर आप देख सकते हो, अगर कोई फॉरेस्ट ड्वेलर सुसाइड कर ले रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हैं, सरकार रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, या ये मैटर क्योंकि फॉरेस्ट का स्टेट के अंडर आता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया स्टेट के अंडर आता है। कहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं होता है कि केंद्र सरकार कोई अगर पॉलिसी बनाए तो उसके अगेंस्ट में
यहाँ लोकल लेवल पे हम देखते हैं, स्टेट लेवल पे देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट दूसरी है तो उसको लागू नहीं करती है। क्या फॉरेस्ट को यूनियन लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट में डाल देना चाहिए? किस तरह का फॉरेस्ट कंजर्वेशन, किस तरह का कंजर्वेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये सब देखने वाली बात है। अब आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो पहले स्टेट लिस्ट में था, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है 1976 में। आप ये याद रखिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है ये बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और ये कब किया गया? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये स्टेट लिस्ट में होता, तो स्टेट अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करता। क्योंकि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है तो दोनों का जो वो है से है, यूनियन का और स्टेट का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ऐसे केस में आप देखिए, राजस्थान का मैटर है। अब राजस्थान का ये वर्कर है और ये यूनियन गवर्नमेंट के पास कैसे गुहार लगाता? कायदे से जंगल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार ही जो है इसकी देखभाल करेगी। अब उसमें वो इनकेपेबल है तो कैसे करेगी, क्या करेगी, ये भी समझने वाली बात है। सरकार की आप एक याद रखिएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी है। क्या है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी है। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1988 की है। इसके पहले जो हमारे पास पॉलिसी थी वो 1952 की थी। और उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक एक्ट रिसेंट था कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट बनाएंगे, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, ये 2016 का है, 2016 का। इसमें भी आपको पता है कि एफॉरेस्टेशन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस तरीके से करना चाहती है। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। हमें टारगेट है कि 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया जो है हमारा, टोटल लैंड एरिया है वो हमारा फॉरेस्टेड हो, वो हमारा फॉरेस्टेड हो, ताकि लैंड डिग्रेडेशन और इरोजन जैसी चीज़ें बदल सकें, है ना। और इसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया है, कब का? 1992 का, जिसमें कि रूरल और अर्बन एरियाज यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को भी ये पावर दी गई है कि वो ट्राइबल एरियाज को, ट्राइब की जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज के शेड्यूल में रिकॉग्नाइज होते हैं, 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज होते हैं। जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो 6th शेड्यूल में यूनिक ट्राइब स्पेशल ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उन सब में क्या किया गया है? एक्सटेंशन कर दिया गया है पंचायत का, एक्सटेंशन ऑफ पंचायत कर दिया गया है 1996 में। एक्सटेंशन ऑफ पंचायत 1996 में करने से फायदा क्या है? देखो, पंचायत बेसिकली हेल्प करेगी गांव वालों की नियम कानून बनवाने में, उसको लागू कराने में। तो अब हमें ये चीजें जो हैं, बेसिक बेसिक फैक्ट्स ये याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। ATC is short of hands, ATC short of hands, as the heading tells you कि ATC के पास, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वर्कर्स नहीं है। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DGCA से कहा है कि ड्यूटी आवर्स को आप चेंज करिए, ड्यूटी आवर्स को चेंज करिए, रेस्ट पीरियड्स को आप कम करिए, ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो है वो अच्छे से काम कर सके। हमारी कंट्री में ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये स्लो रिक्रूटमेंट है, और इसी वजह से AII को सेफ्टी रेगुलेटर से कहना पड़ गया है कि भैया देखिए पीरियड शॉर्ट करिए, क्योंकि वर्कर्स को काम कराना पड़ेगा, हमारे पास है नहीं। एज पर द रिपोर्ट आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो ट्रैफिक सर्विसेज हैं, उसमें 2022 के हिसाब से हमें 40% लोग ज़्यादा और चाहिए एज कम्पेयर टू द करेंट स्ट्रेंथ। 2023 में यही चीज़ 60% हो जाएगी और 2024 में ये बढ़ के 70% हो जाएगी, जितने वर्कर्स हमारे पास अभी हैं उसके कंपैरिजन। अभी करेंटली हमारे पास जो वर्कर्स चाहिए उससे भी हम 22% कम हैं। ऐसे में DGCA को अपने रूल्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और क्या है DGCA, ये हमें समझना पड़ेगा। DGCA ने अभी क्या किए हैं, अपने रूल्स को रिवाइज किया है, कोशिश की है, लेकिन मामला अभी कुछ बहुत आगे हद तक बढ़ नहीं पाया है। तो अब इसमें आपको क्या याद रखना है, अब इसमें हम कुछ चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए फ्रंट पेज के बाद से, वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है।
तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के आने के पहले हम जरा आपसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर बात कर लें। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है ये एक तरह का रेगुलेटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? रेगुलेटरी बॉडी। क्योंकि एक सरकार की बनाई हुई, पार्लियामेंट की बनाई हुई एक्ट से आती है, इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का डायरेक्टर जनरल ये रेगुलेट करता है किसको? एयर ट्रांसपोर्ट को और एयर ट्रैफिक को। एयर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रैफिक। करंट डायरेक्टर जनरल इस समय अरुण कुमार है या आईएएस हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को अमेरिका के सिविल एविएशन अथॉरिटी जैसा कर दिया जाए, ताकि एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और एयर ट्रैफिक का मैनेजमेंट सब एक ही बॉडी के अंदर आ जाए, जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाएगा। बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो जिसका पर्पस है बेसिकली सिविल एविएशन को मैनेज करना, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना ओवर इंडियन एयर स्पेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। और ये सब चीजें कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2016 एवं 2020 में दो योजनाएं निकाली हैं। 2016 में जो योजनाएं निकाली है वो उड़ान है, उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। और इसका पर्पस क्या है? बेसिकली अफोर्डेबल एयर ट्रैवल करने का, अफोर्डेबल एयर ट्रैवल करने का, साथ ही साथ कनेक्टिंग 425 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, 425 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। और 2020 में इन्होंने एक योजना निकाली थी कृषि उड़ान। कृषि उड़ान के तहत होना क्या था? बेसिकली जो एग्रीकल्चर के पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें विदाउट फीस या विदाउट चार्जेस क्या किया जाएगा? विदाउट फीस, विदाउट चार्जेस इनका ट्रांसपोर्ट जो है अवेलेबल कराया जाएगा। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसको करने के बाद अब जो और चीज हमें डिस्कस करनी चाहिए वो है बेसिकली पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को डिस्कस करेंगे तो ये देखिए एक तरह की कैसी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 1956 में सबसे पहले बनाई गई थी और 1956 के दौरान ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि फॉरेन से जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइवेट पर्सन के पास विदेश से जो पैसा आता था उसको रिपोर्ट करती है। लेकिन क्या हर केस को रिप्रेजेंट कर सकती है? नहीं। जहां कहीं भी अगर कोई मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर हुई है पुलिस के सामने और उसमें पता चलता है कि क्राइम जो हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है, वो 1 करोड़ से ज्यादा का है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डेफिनेटली उसको ले सकती है। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली पढ़ा था कि रेलवेज जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 7.40 करोड़ का वो पकड़ा है, नारकोटिक्स पकड़ा है। लेकिन याद रखिएगा जो नारकोटिक्स पकड़ा है उन्हें नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्होंने वो पकड़ा है। तो इसमें क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टर इंटरफेयर करेगा? नहीं, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टर इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो राइट है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत आता है। इसीलिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे केस को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट FEOA के अंडर देखती है कौन सी अथॉरिटी? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये सर्च एंड सीजर का पावर भी रखती है या अरेस्ट का पावर भी रखती है। क्लियर रहेगा आपको? आगे बढ़े। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के ऊपर अगर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया देख लीजिए, 2002 में ये एक्ट आया था। इस एक्ट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है जो कि फ्लैग के जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। जनरल डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताएगा कि कितने साइज के फ्लैग्स और क्या कलर होना चाहिए, किस तरह से नेशनल एम्बलम होना चाहिए, उसका क्या रेशियो होना चाहिए। जैसे 3:2 का रेशियो है कि फ्लैग का जो लेंथ है वो 3 होगा, पार्ट होगा, और जो ब्रेथ है वो 2:2 होगा। ये कहाँ दिया हुआ है? ये अगेन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में दिया हुआ है। उसके पार्ट 1 जनरल डिस्क्रिप्शन में। सेकंड है पार्ट जो कि कहता है नेशनल फ्लैग को किस तरीके से पब्लिक, प्राइवेट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्लैग को डिस्प्ले करेंगी कि कहाँ कैसे कैसे, वो पार्ट 3 में डिफाइंड है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये एक्ट। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बेसिकली ये एक्ट है जो कि क्या करती है, बताती है किस तरीके से फ्लैग को यूज करना है। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कोई एक तरह का लॉ नहीं है, याद रखिएगा, इट्स नॉट अ लॉ। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि इसके वायलेशन में आपको कोई सजा हो जाए
या इसको एनफोर्स करा सकते हो। इट्स जस्ट लाइक, यू कैन से इट्स जस्ट लाइक सूटेबल डायरेक्शंस हैं, इट्स जस्ट लाइक सूटेबल डायरेक्शंस। जैसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के पहले किस तरीके से देखा जाता, 2002 के पहले कैसे फ्लैग को देखा जाता था, तो नेशनल एम्बलम्स एक्ट था, डिसऑनर एक्ट था, उसके तहत देखा जाता था। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, फ्लैग कोड कैसे यूज करना है, फ्लैग को कैसे फहराना है। जैसे कहा जाता था ना कि रात के समय झंडा नीचे कर दिया जाएगा, लहराएगा नहीं झंडा। अब वो सब सरकार ने खैर चेंज कर दिया है, अब 24/7 आप झंडा फहरा सकते हो, और पब्लिक प्लेसेस में तो डेफिनेटली फहरा सकते हो। पर ये ध्यान रखना कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किसी तरह का कानून नहीं है। जो हमारा फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और उसके डिजाइनर है पेंगली वेंकैया। ये जो फ्लैग बेस्ड है हमारा, ये स्वराज फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधार पे बेस्ड है। ये सारी फैक्ट्स जो है आप याद रखिएगा। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के ऊपर चर्चा कर लें थोड़ी सी। तो एक तरह का ये कमीशन है, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये अप्रैल 1957 में बना था अंडर सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब इसका पर्पस क्या है, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, लोकल सेल्फ डेवलपमेंट और ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 है, ये एक्ट के अंडर बना था। मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है वो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है, इसको याद रखिएगा। और एक बहुत खास बात मुझे पता चली कि एक्सक्लूसिव राइट्स है खादी विलेज इंडस्ट्री का, KVIC का, टू यूज द वर्ड खादी। यानी कि कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर खादी का प्रोडक्ट बोल के खादी का ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकता है। ये सिर्फ KVIC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिटेलर्स हैं, उन्हीं के पास ये अधिकार है। ठीक है। खादी, KVIC ने रिप्लेस किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को, जो कि अराउंड अराउंड 1927 में बना था, खादी के प्रोडक्ट्स को देखता था। और खादी को महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लिबरी है फ्रीडम की, यानी कि आज़ादी का रास्ता खादी से होके जाता है, ऐसा उनका मानना था। अब खादी भारत में दो तरीके की है, एक सिल्क है, एक कॉटन है। तो सिल्क जो आता है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा से आता है। कॉटन जो है यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से आता है। अभी हुआ क्या है कि कॉटन का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। कॉटन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो उसका प्राइसिंग है वो भी बढ़ गया है। प्राइसिंग कम बढ़ने की वजह से ये जो छोटे मोटे KVIC की जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि हैंड वीविंग होती है इसमें, तो वो लोग कम कॉटन खरीद पा रहे हैं, और कम खरीद रहे हैं, जो कम मैन्युफैक्चर होगा तो कम बेचा जाएगा, तो अगेन फिर इकोनॉमी में हमारे पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप खादी विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में। और अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा बात कर लें। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को हम ISI मार्क के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आता है। पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर हैं। इसको नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये करता क्या है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स करता है, गुड्स की क्वालिटी को सर्टिफाई करता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2016 की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट के माध्यम से। इसका विजन लाइन है मानक पथ प्रदर्शक, और ओरिजिनली ये 1986 में फॉर्म किया गया था। तो ये हमारी नोडल बॉडी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करनी हो, या हमें किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अगर हमें इसको चेक करना है, तो ISA, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, तो उसके हिसाब, उसका फाउंडिंग मेंबर भी है BIS। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहते हैं। ये कौन इंश्योर करेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम ये वाली करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है तो हम नहीं पढ़ेंगे ये वाली, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। पॉलिटिकल न्यूज़ है मतलब ये गैंगरेप हुआ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद कुछ और एक अच्छी चीज़ पता चली है, तो वो ये पता चली है कि दिल्ली में दारू क्योंकि बहुत सस्ती कर दी गई है, तो एक्साइज टैक्सेस जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो अब CBI का प्रोब कर दिया है किसने, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता है कि केंद्र सरकार का एक तरीके से नुमाइंदा है राज्य सरकार में। अब ये कहाँ कहा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही कहा गया है कि गवर्नर रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई भी पंगा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन बताएगा, गवर्नर के माध्यम से बताया जाएगा। ऐसे में जो VK सक्सेना जी हैं वो प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रो BJP समझ में आते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक्साइज होने की वजह से आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनको 1300 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि सरकार का ये कहना है, जबकि जो सरकार कह रहा हूँ VK सक्सेना जी का ये कहना है कि इन्होंने इस तरह की पॉलिसी को बिना डिस्कस किए कैसे कर दिया, ये इलीगल फॉर्मुलेशन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्साइज
जो लॉ है, एक्साइज टैक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है, हालांकि स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंस है, लेकिन बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकती नेबरिंग स्टेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है। अब इसमें दूसरे बाकी जो न्यूज़ है, जैसे कि शर्जील इमाम की जो बेल है वो भी डिनाई कर दी गई है, इंटरिम बेल डिनाई कर दी गई है। और शर्जील इमाम के जो वकील हैं, जिनका नाम एडवोकेट तालिब मुस्तफ़ा है, उन्होंने बेसिकली एक वीडियो रखा है जिसमें एविडेंस हुआ है कि जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर शर्जील इमाम के साथ वायलेंस हुई है, असॉल्ट हुआ है। इसके बेसिस पे, और आपको पता है कि यहाँ पे जो सिडिशन का लॉ है, इसका आरोप लगा है इसके ऊपर। और सिडिशन का लॉ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने सारे सिडिशन के जो केसेस हैं उनको रजिस्टर करने से मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ऑल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन सिडिशन पे है, सिडिशन कानूनी नहीं है तो खत्म हो जाता सिडिशन के ऊपर का एफआईआर। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने ये भी कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर कोई दूसरे सेक्शंस के अंदर कोई दूसरे ऑफेंसेस भी रजिस्टर्ड हैं तो उन केसेस को बंद करना वुड बी अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो ये चीजें एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सेडिशन लॉ सेक्शन 124A आईपीसी भी भारत में एप्लीकेबल नहीं है। अगेन आपको जो हमने डिस्कस किया अभी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, वहाँ पे ये वाली जो न्यूज़ है ये भी उसी के बारे में बात कर रही है कि बहुत सारी स्पिनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो रुक चुकी हैं क्योंकि कॉटन प्राइसेस हाइक हो चुके हैं और स्लीवर यूनिट है जो है वो शट डाउन हो चुकी है। ठीक है। इसमें आप ये देखिए, बदनवालू खादी केंद्र नियर Nanjangud, Mysuru district that was inaugurated by Mahatma Gandhi in 1927 has stopped spinning for nearly 5 months, while the more than 65 years old Dharwad Taluk Seva Kendra has not seen spinning activities for more than 4 months. The situation is as dire as other units, leading to job losses. So the status of Khadi and village industries in India is very, very important for us to understand. अब बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, जैसे एक टॉपिक ये है कि केरला रिसर्चर्स ने फंगल डिजीज एक जैकफ्रूट में देखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इस फोटोग्राफ को देखते हैं। देखिए ये फोटोग्राफ है बेसिकली एक डैम की। उस डैम का नाम आप देख सकते हैं, श्री साइलम डैम। श्री साइलम डैम, श्री साइलम डैम बिटवीन कौन कौन से स्टेट्स होगा आपको पता है ये बात? कभी कभी यूपीएससी इस तरह के सवाल भी पूछ देता है ना। ये बेसिकली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डैम है। तो पहले आंध्र प्रदेश में था, पर 2014 में अलग राज्य तेलंगाना बन गया। तो श्री साइलम डैम बेसिकली इन दोनों नदियों के अरे इन दोनों राज्यों से बहने वाली जो नदी है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, उनके ऊपर बनाया गया है। ये कैसा डैम है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, याद रखिएगा। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जिसको कि 1981 में ओपन किया गया था। और अभी बड़ा डिस्प्यूट चलता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसके पानी के शेयरिंग को लेके। तो आप अभी क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सिरा सालम डैम से पानी खोल दिया है क्योंकि रिजर्वायर अपनी फुल कैपेसिटी पे चला गया था। याद रखिए, याद रहेगा ये श्री साइलम डैम बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उसकी फोटोग्राफ आई है। तो हमने क्या किया, अब ये सस्पेक्ट, इसमें ये वाला जो है ये भी अगेन आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से फॉल्स मार्केटिंग की जा रही है। और पुष्पा के मूवी के ऊपर से कोई अननोन मैन्युफैक्चरर है जो कि अल्लू अर्जुन से मिलने का मौका दे रहा है। इस तरह के रैपर्स में ना ही कोई एड्रेस है, ना ही मैन्युफैक्चर का नाम है, ना ही डेट ऑफ पैकेजिंग है। क्योंकि ये चिल्ड्रन को टारगेट करता है, क्योंकि चिल्ड्रन ने पुष्पा मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। तो पुष्पा स्नैक्स के नाम से इसको लोकली जाने जाने लगा है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको पता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और कंज्यूमर मिनिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है। अफ्रीकन का जो स्वाइन फीवर है वो भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है बेसिकली साउथ में। पर ये देखिए साउथ स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ है तो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। नेशनल न्यूज़ पे आ जाएं तो कंटिन्यूएशन है वो फ्लैग कोड का, कि सेक्रेटरी के सारे सेंट्रल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को, यूनियन सेक्रेटरी को, अजय भल्ला, इन सबको ये लिखा गया है कि ट्राई कलर का जो गवर्नेंस है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द्वारा और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, इसके तहत उसमें चेंजेस कर दिए जाएं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट खबर ये भी है कि राजस्थान टूरिज्म यूनिट्स जो हैं, राजस्थान टूरिज्म यूनिट्स जो हैं उनको इंडस्ट्री स्टेटस अकॉर्ड कर दिया गया है। Tourism and hospitality sector in Rajasthan earlier this year has received the industry status and has given a sure and certain fillip to the state's tourism units that has incurred huge losses during the pandemic.
इससे होगा क्या, जो टैक्स पे जो टैक्सेस लगता है टूरिज्म पे, उसको इंडस्ट्रीज के बराबर ही लेके आ गए हैं अगेंस्ट मच हायर कमर्शियल रेट्स। इसमें चीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा 2022-23 के बजट में कि जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाएगा। उसकी वजह से टूरिज्म जो है वो 700 करोड़ का फाइनेंशियल जो जो बर्डन है वो खत्म करेगा, और एक तरीके से हमारा ट्रैवल मार्केट जो है वो बढ़ेगा। और two documents pertaining to the state's film tourism promotion policy and a memorandum of understanding with UNESCO on the intangible cultural heritage were released on the occasion. Rajasthan Small Industry Corporation chairperson Rajiv Arora said, after the pandemic, a new trend relating to wellness and nature had emerged in the tourism sector. किस तरीके से राजस्थान के लिए टूरिज्म इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो। देखो, हर स्टेट की जो जीडीपी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आंध्र प्रदेश और झारखंड की बात करें तो आंध्र प्रदेश और झारखंड की जो जीडीपी है, आंध्र प्रदेश में आप देखिए ट्राइबल एरियाज भी हैं, एग्रीकल्चर प्रधान भी है, और माइनिंग भी हो सकती है, फॉरेस्ट भी है। वहीं आप अगर उड़ीसा को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जंगल भी है, माइनिंग भी हो सकती है। झारखंड देखेंगे तो सिर्फ माइंस ही माइंस आपको दिखाई देंगे और जंगल दिखाई देंगे। तो क्योंकि हर स्टेट की जीडीपी अलग अलग तरीके से, तो हमें ये देखना पड़ता है ना कि जो स्टेट की जीडीपी है वो किस तरीके से स्टेट को चला रही है और उसको कैसे प्रमोट करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एक बेटर अवेयर पर्सन बनाएगी अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में लेके चलोगे। इसके बाद बहुत सारे करंट अफेयर्स आए, जैसे कि कंगारू कोर्ट्स चला रहे हैं, ऐसे सीजे रमन्ना जी गुस्सा गए, कहते हैं कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो कंगारू कोर्ट चला रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से डिसाइड कर ले रहे हैं बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के। तो सोशल मीडिया पे मीडिया ट्रायल्स होने लग गए हैं और जुडिशियल फंक्शनिंग उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है। तो ये याद रखिएगा, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही कहा है कि जो मीडिया ट्रायल्स, यानी कि मीडिया ट्रायल्स बेसिकली आप समझो कि मीडिया किसी को अक्यूज्ड कह देती है या मीडिया किसी को गिल्टी बना देती है, क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर देती है उस आदमी के अगेंस्ट। तो कानून व्यवस्था का एक बेसिक प्रिंसिपल है दैट एवरीबडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये वाला जो प्रिंसिपल है ये गलत साबित हो जाता है ऐसे में, और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय को मौका नहीं मिल पाता है कि वो डिसाइड करे, उसके पहले समाज ही उसको एक मुजरिम के रूप में देखने लगता है। तो इस तरीके से इल इन्फॉर्म्ड, बायस्ड और एजेंडा ड्रिवन डिबेट जो मीडिया में चलती हैं फॉर दोज मैटर्स विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट, वो जस्टिस डिलीवरी को अफेक्ट कर रहा है। याद रखिएगा, व्हाट द बेस्ट वे टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ नैरेटिव इज कि सब जुडिस मैटर अगर कोई है, कैसा मैटर, सब जुडिस, यानी कि मैटर जिसमें अभी डिसीजन नहीं आया है, सब जुडिस मैटर है। सब जुडिस मैटर पे किसी भी तरीके से मीडिया में कोई भी सूचना ना दी जाए या कोई भी डिस्कशन ना कराया जाए, ताकि हम बैड, रियल और फेक के बीच में डिफरेंस समझ सकें। और मीडिया, इन्होंने कहा है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, डेमोक्रेसी को पीछे लेके जा रहा है और पूरे सिस्टम को हार्म कर रहा है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में अभी भी फिर भी अकाउंटेबिलिटी बाकी है, प्रिंट मीडिया रिलायबल है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उसकी जीरो अकाउंटेबिलिटी है, वो जो भी चलाता है वो थिन एयर में वैनिश हो जाता है। ठीक है। और उससे भी बुरा है कोई सोशल मीडिया। तो इसमें हमें स्ट्रिक्ट मीडिया रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। He said it was best for the media to self-regulate the measure their words. Judges may not react immediately. Please do not mistake it to be weakness or helplessness. When liberties are exercised responsibly within their domains, there will be no necessity of placing reasonable or proportionate external restrictions. All right. ये याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ रमन्ना जी का बयान है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो है बेसिकली अ कंट्री, any country can use Covin now for free. It's a memorandum of understanding we have signed with the country Guyana, and the app has to be repurposed for other healthcare uses also. The Chief Executive Officer of National Health Authority, Dr. R.S. Sharma, has stated this. Now, Dr. R.S. Sharma is also responsible, National Health Authority is also responsible for implementation of Ayushman Bharat Digital Health Mission. इन आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, आपको ये पता होना चाहिए कि 14 डिजिट की यूनिक हेल्थ आईडी हम कर रहे हैं, और हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ पर्सनल्स और पेशेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे एक हेल्थ रिपोजिटरी के तहत। इसमें ये कहा गया है कि जो कुछ कंट्री के वेंडर्स हैं उनको कोविन टेक्नोलॉजी पे ट्रेन किया जाएगा और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोविन ऐप को कस्टमाइज किया जाएगा। वैक्सीनेशन साइकिल क्योंकि पूरी दुनिया में एक जैसी है, हर देश में एक जैसी है, इसीलिए जो कोविन में बदलाव किए जाएंगे कंट्री के हिसाब से वो डेटा स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाएंगे, मास्टर डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाएंगे। कोविन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तरीके से चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। इंडिया ने 2 बिलियन डोजेस का एक बेंचमार्क
टच कर लिया है, इसीलिए ऐप का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसको यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम कोविन को का यूज जो है वो प्रमोट करेंगे। ये कब किया? जुलाई 5 2021 को केंद्र सरकार ने कोविन की ग्लोबल कॉन्क्लेव होस्ट कराई थी, जिसमें एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज को शेयर किया गया था ओवर द कोविन प्लेटफॉर्म। 140 से ज्यादा कंट्रीज ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और 12 देशों से ज्यादा लोगों ने कहा था कि वो प्लेटफॉर्म को सीखने समझने के लिए आगे आ सकते हैं, है ना। इसमें सिक्योरिटी मेजर्स भी काफी अच्छे से हैं, डेटा सेफ्टी और प्रिवेंशन ऑफ लीक्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और इन सब फीचर्स के बाद कोविन का जो आर्किटेक्चर है वो ओपन है, इंटरऑपरेबल है, ओपन है और इंटरऑपरेबल है। आप उसको ऑथेंटिकेट करके क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, है ना। ओटीपी फीचर है इसमें, बस कोविन का जो अचीवमेंट है ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो एक तरीके से किस तरीके से कानून जो है वो सोशली डिसेबल कर देता है लोगों को, या नॉन इंक्लूसिव कानून है। जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये कहा है कि पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी जो है, इल हेल्थ जो है, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए टू ट्रैवल इन द एरोप्लेन्स। आप इसके बेसिस पे डिनाई कर दोगे, आप डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा, डीओएस हो जाएगा अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी होने की वजह से एक सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर का, पर उस सर्टिफिकेट ना होने की वजह से फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को आप एयर ट्रैवल अलाउ नहीं करोगे, ये एक तरह का डिनायल ऑफ सर्विस की तरह आता है। ठीक है, तो लोगों का कहना है कि डीजीसीए का जो नया कानून है वो जो अलग से लोग दिखते हैं, उनका कम्युनिकेशन और बिहेवियर अलग है, वो उनको एडिशनल स्क्रीनिंग करेगा है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देता है, एक तरीके से उनको इंक्लूड नहीं करता, तो इसमें बदलाव करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है रशिया और यूक्रेन ने अभी रिसेंटली अपने खाद्य पदार्थों के लिए डील कर ली है इस्तांबुल टर्की में। और उसके बाद अभी एक नया मैटर निकल के आता है कि मॉस्को कितना भी वादा कर ले उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ग्रेन डील के बाद रशिया ने यूक्रेन पोर्ट पे अटैक किया, द पोर्ट ऑफ ओडेसा। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्लासिफाई कर दिया है। 14,500 से ज्यादा लोग 72 कंट्री में अफेक्टेड हैं। इंडिया में भी 3 एक्टिव केसेस इसके पाए गए हैं। और ये जो इमरजेंसी है इसको कहा गया PHEIC, क्या? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इट इज वन स्टेप बिलो द डिक्लेरेशन ऑफ एनीथिंग एज अ पैंडेमिक, राइट। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है जिसमें कि पब्लिक हेल्थ रिस्क है बाकी सारे स्टेट्स को, और इंटरनेशनली फैल सकती है ये बीमारी। इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कहा गया है। ऑलराइट, ये जो मंकी पॉक्स है सबसे पहली बार 1950s में देखा गया था। और ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, कॉन्गो, इन सबको काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। पर अभी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी पहुंच चुका है, उसके माध्यम से ये मिडिल ईस्टर्न में भी आ रहा है। The majority of the reported cases of monkeypox currently are in men, and most of these cases occur among men who identified themselves as gay, bisexual, and other men who have sex with men in urban areas and are clustered in social and sexual networks of early protect reports of children affected include a few with no epidemiological link to other cases. The Secretariat noted that although the number of cases in countries experiencing outbreaks of monkeypox appear to be rising, WHO's risk assessment has not changed in the first meeting of the committee on June 23, and the risk is considered to be a moderate risk है। बट इसमें क्या है कि जैसे कि वो गलती नहीं करना चाहते जो उन्होंने कोविड के दौरान कर दिया है। अब ये वाला जो एक न्यूज़ है, दूसरी कंट्रीज भी सीपेक को ज्वाइन कर सकती हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ऐसा चाइना और पाकिस्तान का कहना है। तो इन्होंने अपने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर जो आया था 2013 में, उसको एक्सपैंड करने का लगता है मनी बना लिया है। और ये आप पढ़ सकते हो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काशगार नॉर्थ सिंजियांग रीजन से कनेक्ट करता है। उइघर रीजन जो है ऑटोनॉमस रीजन है, मुस्लिम्स का है, उनको कनेक्ट करेगा ये ग्वादर पोर्ट से। ये इंडिया को घेरने का तरीका है या इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व लहराने का तरीका है, जो भी हम समझें। एक तरह से हमें ये समझना चाहिए कि ये $60 बिलियन का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। 60 बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, तो एवं तो नहीं करेगा। ये चाइना की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर उसको ट्रेड में सफलता पानी है तो वो साउथ चाइना सी जैसे डिस्प्यूटेड रीजन से बार बार पास नहीं कर सकता है। अक्सर उसके ट्रेड जो शिप्स हैं वो रोक लिए जाते हैं। ऐसे में उसको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए है मिडिल ईस्टर्न रीजन पे, गल्फ ऑफ एडन के पास, गल्फ ऑफ ओमान के पास, और उसको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए है हमारे इंडियन हिंद महासागर में। तो ऐसे में वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहा है। इंडिया ने इसका कई सारे प्रपोजल्स निकाले हैं जो कि इसको ऑल्टरनेटिव हैं,
पर किसी भी प्रपोजल पे भी बहुत हद तक इंडिया काम नहीं कर पाया है। ठीक है। इसके बाद वाटर सर्वेलेंस जो है, ये वाला आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसमें जो फेकल मैटर है, यानी कि आपका जो डिस्चार्ज है, सीवेज है, उसको एसेस करके, क्योंकि वायरस आपके फेकल मैटर से निकलने लगता है आफ्टर लाइक 7 to 8 days ऑफ इन्फेक्शन। तो पानी, गंदा नाले का पानी इकट्ठा कर करके इन्होंने ये निकाला कि कहाँ पे हॉटस्पॉट्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह का असेसमेंट हमें बाकी सारे बीमारियों के भी हॉटस्पॉट्स को डील करने में हेल्प करता है। राइज एंड फॉल ऑफ कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरियल लीनेज पे आ जाए तो आप ये याद रखिएगा, कॉलेरा एक इन्फेक्शन डिजीज है जो कि पब्लिक हेल्थ हजार्ड है, और उसको एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम होता है विब्रिया कॉलेरी। बाकी इसमें क्या सारे तरह के टाइप्स हैं, क्या रिसर्च किया गया है, वो सब आप देख सकते हो। इसके रिलेटेड मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है। बाकी आप देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं कि रशिया यूक्रेन का जो डील है वो ग्लोबल फूड क्राइसिस को क्या कम कर सकता है, इसका एक असेसमेंट है। दूसरा है कि अभी जीएसटी में जो चेंजेस किए गए हैं फूड के ऊपर, उसमें प्री पैकेज और लेबल फूड आइटम्स को टैक्स नेट के अंदर लेके आ गए हैं। तो ये ट्रेडर्स क्या कहना है, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को, वो देखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है अबॉर्शन पे किस तरीके से वुमेन को इम्पैक्ट करेगी, ये भी पढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए ये सब चीजें सिंपल है, एक्सप्लेन्ड है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पर आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, क्योंकि महिला के ऊपर बात है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो एक्ट है ये बेसिकली करती है कि कब कब एक महिला अबॉर्ट करा सकती है, उसमें रोक लगाती है। उसके लिए जो क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया है वो 6 वीक्स का कर दिया है, 12 वीक्स का कर दिया है, 24 वीक्स का कर दिया है, और 24 वीक्स एंड बियॉन्ड का कर दिया है। 24 वीक्स एंड बियॉन्ड। इसमें 6 वीक की अगर कोई महिला है तो इसको किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है। प्रेग्नेंट है, 12 की है तो एक डॉक्टर की जरूरत है, 24 की है तो 2 डॉक्टर की जरूरत है, और 24 वीक्स एंड बियॉन्ड की है तो पूरे के पूरे मेडिकल बोर्ड की रिक्वायरमेंट है परमिशन के लिए। कि किस तरीके से महिलाओं के राइट्स को अफेक्ट करेगा, आप इसको रीड करने की प्लीज कोशिश करिएगा। इसके बाद बाकी सारी चीजें आगे जो भी आया है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है कि इंडिया में इंडियाज वैक्सीनेशन अंडर अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम covers 12 diseases. Name the mission. Options are मिशन सुरक्षित देश, स्वस्थ देश, मिशन धन्वंतरी सागर, मिशन अंत्योदय स्वास्थ्य, मिशन इंद्रधनुष। आपसे सवाल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा मिशन है। इंडिया का वैक्सीनेशन मिशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, जिसमें कि 12 बीमारियां कवर होती हैं। उस मिशन का नाम क्या है? वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है सरकार का, यूआईपी, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक लीडिंग मिशन है। ऑप्शंस है मिशन सुरक्षित देश, स्वस्थ देश, मिशन धन्वंतरी सागर, मिशन अंत्योदय स्वस्थ स्वास्थ्य, और मिशन इंद्रधनुष। इनमें से वो कौन सा मिशन है जो कि आपको लगता है सही आंसर है? आप ABCD में प्लीज हमें आंसर में जरूर बनाइएगा। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्रेप IAS डेली न्यूज एनालिसिस, डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस ऑफ टुडे। आई होप ये करंट अफेयर्स एनालिसिस संडे का है, काफी ब्रीफ है, काफी शॉर्ट है, मजेदार है। आप इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। हाँ, जो ये नोट्स आपको बनवाए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA पे, KVIC पे, इनको आप भले ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देन आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।